नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले बढ़ा है एनडीए दलों का कुनबा। कौन आ रहा है और एनडीए में, इस पर चर्चा करेंगे। विपक्षी एकता के बेंगलुरु सम्मेलन पर वहीं बीजेपी ने बड़ा हमला करते हुए इसे सुविधा की राजनीति वाला गठजोड़ बताया है। वहीं टेरर नेटवर्क पर सरकार सख्त हुई है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। क्या है पूरी खबर, इस पर भी बात करेंगे और होंगे इसमें कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम होने के बाद एक बार फिर बढ़ा। जगह जगह जल भराव बढ़ा रही है लोगों की मुश्किलें। पीक आवर में ऑफिस पहुंचने वाले लोग ट्रैफिक जाम से हुए हलकान। जल भराव वाले इलाकों में सभी सरकारी और निजी स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। उत्तराखंड में बारिश के कारण भूस्खलन, हरिद्वार में अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर जारी। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। कुल्लू में बादल फटने से 1 आदमी की मौत और 3 घायल। महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले बढ़ा एनडीए दलों का कुनबा। कई पुराने सहयोगियों की वापसी ने किया गठबंधन का विस्तार। एचडी कुमारस्वामी ने भी की एनडीए में शामिल होने की इच्छा। मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी ने सामाजिक आधार को दिया विस्तार। विपक्षी एकता के बेंगलुरु सम्मेलन पर बीजेपी का बड़ा हमला। रविशंकर प्रसाद ने पूछा सवाल, क्या अवसरवादी राजनीति पर बेंगलुरु में होगी बात। 24 दलों के विपक्षी एकता के सम्मेलन में सोनिया गांधी रहेंगी मौजूद। आज सभी दलों को दे रही हैं डिनर। केजरीवाल की शर्तों पर झुकी कांग्रेस, दिया अध्यादेश के विरोध का भरोसा। बीजेपी ने इस पर भी उठाए सवाल। पोस्ट पोल वायलेंस में कल 2 कार्यकर्ताओं की मौत। नहीं थम रही पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा। बीजेपी ने लगाया आरोप। सीपीएम और कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पर साधी चुप्पी। कोलकाता हाईकोर्ट हिंसा और पंचायत चुनाव पर देगा अपना अंतिम फैसला। जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 अधिकारियों को किया बर्खास्त। आईएसआई और अलगाववादी संगठन के लिए काम करने का आरोप। टेरर नेटवर्क पर सरकार सख्त। एनआईए के राडार पर हाइब्रिड आतंकी। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका। पूर्वांचल के बड़े नेता और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने थामा बीजेपी का दामन। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने दिलाई भाजपा की सदस्यता। तो संसद सत्र से पहले एनडीए की मीटिंग की बात कर लेते हैं, जिसका कुनबा अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल यानी 18 जुलाई को एनडीए की दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक है और उम्मीद है कि कई पुराने सहयोगियों के साथ लगभग 30 दल इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। अशोक होटल में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। पीएम मोदी भी इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। खबर है कि इस बैठक में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण और पशुपति कुमार पारस जैसे सहयोगी हिस्सा लेंगे। अखिलेश यादव की सपा के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान एनडीए के साथ आएंगे। दारा सिंह सपा के विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कर्नाटक में पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने भी एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए बैठक के लिए बुलावा मिला तो जरूर होंगे शामिल।
हालांकि बड़े कुनबे का शक्ति प्रदर्शन एनडीए नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर कर चुकी है। विपक्षी दलों के बायकॉट कॉल के बावजूद 29 दलों ने इस समारोह में हिस्सा लिया था। संसद सत्र के पहले कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक का महासम्मेलन संसद में अपने नेतृत्व को धार देने की एक कोशिश, लेकिन एनडीए ने अपना कुनबा बढ़ाकर अपने सामाजिक विस्तार को और मजबूती दी है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे बीजेपी के सहयोगी उत्तर प्रदेश से आ रहे हो और अब एचडी कुमारस्वामी भी अपनी इच्छा दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से जो मीटिंग है उसको देख रहे हैं कल एनडीए की? ये देखिए निखिल, कल की जो बैठक होने वाली है उससे ठीक पहले हम देख रहे थे कि तमाम सहयोगियों को जोड़ा गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, और हम जानते हैं कि उत्तर पूर्व में तमाम सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, दक्षिण में सहयोगी हैं। कुल मिलाकर 29 दल हैं जिनके साथ बीजेपी एनडीए के सहयोगी या तो बन चुके हैं या उन्होंने एनडीए के साथ सहयोग करने का या एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा जो रालोसपा के मुखिया, उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि जिस तरह की भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें निमंत्रण पहले ही दिया जा चुका है और वो बैठक में शामिल होंगे। ओम प्रकाश राजभर गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं, औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे। उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में उनकी पार्टी का वजूद माना जाता है। बिहार में पहले ही हम हो, जो जितना मांझी की पार्टी हो, रालोसपा हो, या फिर चिराग पासवान का जो चिराग के नेतृत्व में जो धड़ा है लोजपा का, वो उनको निमंत्रण जा चुका है, उन्हें अहम सहयोगी बता चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो कुल मिलाकर जो मेरी जानकारी है कि 31 दल कल की बैठक में शामिल रह सकते हैं और ये संख्या और बढ़ सकती है, एक दो और हो सकते हैं। कुछ दलों को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, जैसे जेडीएस के कुमारस्वामी ने खुद की इच्छा जताई है, लेकिन क्या उनको न्योता गया है, उन्हें बुलाया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अकाली दल को लेकर भी अंतिम तौर पर अभी हम देखें कि स्थिति साफ नहीं है। अकाली दल जो ढींढसा ग्रुप है वो एनडीए का हिस्सा है, अकाली दल बादल क्या साथ होंगे या नहीं, इस तरह से टीडीपी को लेकर मीडिया में चर्चाएं हैं, जेडीएस को लेकर चर्चाएं हैं। लेकिन जिन दलों ने स्थिति साफ कर दी है या फिर जिन दलों को लेकर औपचारिक तौर पर यह पता चल चुका है कि वो एनडीए के हिस्सा हैं, ऐसे 29 दल हो चुके हैं छोटे बड़े मिलाकर। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 2024 से पहले एक बड़े एनडीए के सहयोगियों के साथ तमाम राज्यों में एनडीए के सहयोगियों के साथ आगे जाया जाए। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें, बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, वहां पर भी निश्चित तौर पर उसी पर आ रहा था कि आप देखिए कि अहमियत देखिए कि जो सामाजिक विस्तार है उसके विषय में जानना चाहते हैं शैलेंद्र, किस तरह से उस विस्तार को, यानी कि सभी वर्गों को, जब बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री का ये मंत्र है, तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश में सुभाषपा को साथ जोड़ा गया, कोई लोकसभा सांसद नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था पिछले आप चुनाव में देखें, उसके बाद कुछ जिलों में उनकी पार्टी का प्रदर्शन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें साथ जोड़ा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक तौर पर चाहती है कि जो भी दल एक तरह से दावा करते हैं कि प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका कोई वजूद है, उनको साथ लेकर चलने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति दिखाई देती है। निषाद पार्टी, संजय निषाद की अगुवाई वाली, हम जानते हैं कि प्रवीण निषाद जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्हें साथ जोड़ा गया बहुत पहले ही। एक गोरखपुर और उसके आसपास उनका जो प्रभाव माना जाता है, कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे दलों का जिनका एक आंशिक कुछ जिलों में प्रभाव है, उन्हें साथ लाया जा रहा है, जिससे कि सामाजिक स्तर पर तमाम प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके और एक संकेत भी दिया जा सके। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में पहले भी रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, पिछड़े नेता माने जाते हैं पूर्वांचल में, उनका एक मऊ और उसके आसपास एक कहा जाता है कि वजूद है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने साथ लिया है। तो दरअसल कोशिश यह है कि दल कोई बड़ा हो या फिर दल छोटा हो, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ आता है और उससे एक संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे बड़े दलों को साथ में जोड़ रही है, उनको अहमियत दे रही है, ये एक बहुत संकेत देने की कोशिश
कोशिश है। अपना दल अनुप्रिया पटेल की हम जानते हैं कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सहयोगी भी है। इसके साथ ही साथ आप देखें उत्तर पूर्व के तमाम छोटे दल हैं जो जिनकी अगर आप सांसद कहें या विधायक कहें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनको साथ जोड़ा गया है एनडीए के कुनबे को एक बड़ा करने के लिए और साथ ही साथ बड़ा प्रतिनिधित्व देने के लिए, एक संदेश देने के लिए। इस तरह से हम दक्षिण में देखते हैं, तमिलनाडु में देखें, कई पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में एनडीए के सहयोगियों के साथ आप देखें कि आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ आप देखें कि कुछ अन्य राज्यों में बातचीत चल रही है। आप हरियाणा में देखें जेजेपी जो जननायक जनता पार्टी है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये कर रही है कि जिस किसी भी राज्य में कोई दल अगर वजूद रखता है और एक तरह से देखें कि भारतीय जनता पार्टी की जो सामाजिक एक सोच है कि सबको साथ लेकर चलने की जो सोच है, उसमें अगर वो दल से बात बनती है, समीकरण बैठता है, तो उसे अपने साथ लेने में कोई गुरेज नहीं है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि एनडीए का जो सहयोगियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल लगातार बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे विपक्षी एकता की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता या सियासी मजबूरी। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए। शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और विपक्षी एकता को एक बार फिर से परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस बार मंच बेंगलुरु में सजा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि विपक्षी एकता है या ये सियासी मजबूरी है। पटना में विपक्षी दलों के महासम्मेलन के बाद इस बार मंच बेंगलुरु में सजा है। 15 दलों के बजाय इस बार 24 दल वहां शिरकत करेंगे। खास बात है कि बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बेंगलुरु सम्मेलन से पहले कांग्रेस पार्टी ने उनके अध्यादेश का विरोध का समर्थन किया है, यानी राहुल गांधी के साथ केजरीवाल को अब कोई दिक्कत नहीं है। बिहार महागठबंधन का दावा है कि इसकी नींव उन्होंने डाली है। जाहिर है बीजेपी के खिलाफ यह गठबंधन सफल होगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की पहल कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ में क्यों ले ली, इसका जवाब उनके पास नहीं है। आखिर ये विपक्षी एकता की पहल नीतीश कुमार के हाथ से क्यों सरक गई? पटना सम्मेलन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्षों बाद विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश हुई, लेकिन अब मंच कांग्रेस पार्टी का है और नेता राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि संविधान बचाने और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सभी दल एकजुट हुए हैं, लेकिन इस पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र और संविधान को लेकर विपक्ष ने क्यों चुप्पी साधी है, इसका जवाब देने से विपक्ष कतरा रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि सुविधा की सियासत में कार्यकर्ता जमीन पर जान दे रहे हैं और नेता एकता की दुहाई दे रहे हैं। यह बात समझने की है। बंगाल के पंचायत चुनाव में 50 से ज्यादा लोग मरे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। लेकिन सीताराम येचुरी और राहुल गांधी को ममता बनर्जी के साथ एकता बनाने में दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर अवसरवाद का गठबंधन कहा जाए या ये सवाल जब उठाए जा रहे हैं तो ये बेमानी नहीं हो सकती। डीएमके ने अपनी रजामंदी दिखाई है, लेकिन केसीआर, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी कांग्रेस के कुनबे से बाहर है। सवाल यह है कि राज्य के बड़े क्षेत्रीय दल इस गठबंधन से बाहर हैं, फिर संसद में बिना आधार वाली छोटी छोटी पार्टियों को शामिल करने से जमीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों के महासम्मेलन में सोनिया गांधी ने सभी दलों के लिए डिनर का भी आयोजन किया है। खबर यह भी है कि यूपीए के बदले संयुक्त विपक्ष का कोई नया नाम लाया जाएगा। सभी दलों के सामने एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम होगा, लेकिन नेता कौन होगा यह भविष्य पर छोड़ दिया जाएगा। यानी नेता अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, इसको भविष्य में के लिए छोड़ दिया जाएगा। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संविधान बचाने और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सभी दल एकजुट हुए हैं। फिलहाल इस पर लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं। ये बाइट हम आपको सुनवाएंगे। वो बार बार, और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए सभी दल एकजुट हुए हैं। लेकिन यही सवाल जब पश्चिम बंगाल में खड़गे और दूसरे सहयोगियों से पूछा जाता है कि वहां पर संविधान बचाने के लिए अपनी कार्यकर्ताओं की मौत पर आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये चुप्पी साध लेते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे। कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता, वो हमारी ये है। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बेंगलुरु में हो रही विपक्ष की एकता पीड़ादायक है, क्योंकि दरअसल इस पर अवसरवाद की राजनीति साफ झलक रही है। वहां गठबंधन की राजनीति पर बात होगी कि ट्रेनिंग कैसे होता है, फ्लड का मिसमैनेजमेंट होता है, तो केजरीवाल की सरकार से सीखिए। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, तो ये जरा ममता जी से सुनिए। शिक्षक घोटाला कैसे होता है, तो ममता जी की सरकार से सुनिए। कोयला घोटाला का नया स्वरूप कैसे आता है, तो ममता जी के सहयोगियों को सुनिए। ये बहुत पीड़ादायक है कि स्वार्थ में, अवसरवादिता में विपक्षी लोगों ने कुशासन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और जयराम विप्लव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। विजय कौशिक जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता है। और उसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार भी जुड़े हुए हैं। इस पर हम आयशा खानम से भी जुड़ेंगे, जो हमारी संवाददाता हैं बेंगलुरु में, उनसे भी इस विषय में अपडेट्स लेंगे। फिलहाल हम अगर सबसे पहले शुरुआत करें विनोद मिश्रा जी के साथ में। विनोद मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो बीजेपी है वो इस विपक्षी एकता पर हमलावर है। अभी आपने सुना रविशंकर प्रसाद को, वहीं सवाल भी बहुत सारे उठाए जा रहे हैं इस विपक्षी एकता को लेकर के। और जब बात संविधान बचाने की आती है तो सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर के भी खड़ा किया जाएगा। निखिल, सबसे पहले जब मैं आपकी रिपोर्ट पे आऊँ तो कम से कम आज का नज़ारा कैसा है बेंगलुरु के इस सम्मेलन का, तो वो आपको पटना से में और बेंगलुरु के सम्मेलन में क्या अंतर दिख रहा है, ये तो आयशा जी बताएंगे जब आपसे जुड़ेंगे। और मुझे लगता है कि वो बेहतर बताएंगे कि ये बदलाव कैसे दिख रहा है उनका। और नया नेतृत्व बदला है, और नेतृत्व के साथ साथ वहाँ फोटो भी बदले हैं। क्योंकि वहाँ पे जो पटना में था, वहाँ पे जितने राजनीतिक दल थे, वहाँ पे विपक्ष के जितने शामिल हुए थे, सब ने अपना अपना पोस्टर लगाया था। और सबके पोस्टर में प्राइम मिनिस्टर का जो क्लेम हुआ था वो अपने नेता को लेके हुआ था, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, सबके पार्टी के लोगों ने अपना अपना पोस्टर लगाया था। लेकिन बेंगलुरु में ऐसा नहीं हुआ। बेंगलुरु में एक पोस्टर लगा है जिसमें 24 दलों के नेता का छोटा छोटा पोस्टर, फोटोग्राफ, उसमें कोलाज बनाया गया है। तो आयशा मैडम जब जुड़ेंगी तब शायद उसको बेहतर से बता पाएंगी कि उस दोनों में फ़र्क क्या है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुनी और आपके बाद रविशंकर प्रसाद की सुनी, तो ये
बात जो है वो लोगों के सामने में तो जरूर खड़ा है कि आखिर ये विपक्षी एकता जिसका नाम आपने दिया है कि क्या ये विपक्षी एकता या सियासी मजबूरी, तो ये सामने में दिखती है। आज अगर बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए कांग्रेस के लीडर का, तो उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही हैं, लोगों को इसके लिए वहाँ पे एक पॉलिटिकली आप समझे कि उन लोगों को एक बड़ा हैरेसमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इसके लिए ये एकता होना जरूरी है। तो क्या ये सारे विपक्ष की एकता का मतलब ये है कि करप्शन के खिलाफ में अगर केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है तो इसके सपोर्ट में ये गोल बंद हुए हैं, जो आज क्या उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। रही बात, दूसरी बात, जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नैरेटिव देते हैं और वो कहते हैं ये डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है और जब संविधान को बचाने के लिए जिम्मेदारी है, देश सबसे ऊपर है, इसलिए हमने सारा आइडियोलॉजी छोड़ के विपक्ष की एकता किया है, तो अब सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा फिर बंगाल में ये चुप्पी क्यों है। तो इस तरह के सारे सवाल हैं जिसका जवाब आपके कांग्रेस और भाजपा के जो भी प्रवक्ता होंगे वो देंगे। लेकिन सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये नंबर गेम जो चल रहा है अपना नंबर बढ़ाने का, तो उसमें ये बात जरूर पूछा जाएगा कि इसमें जो 24 पार्टियां हैं, इस 24 पार्टी में से कम 12 ऐसी पार्टियां हैं जिनके कोई भी सांसद के रिप्रेजेंटेटिव नहीं करते हैं। तो अगर ऐसी छोटी छोटी पार्टियों को लेके आप अगर 24 का नंबर बनाते हैं तो इसका इम्पैक्ट मीडिया में तो होगा, जमीन पर इसका इम्पैक्ट कम दिखेगा। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो विजय कौशिक को यहाँ जोड़ते हैं, विजय कौशिक को यहाँ जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस विपक्षी एकता को लेकर के। हमारे साथ विजय कौशिक जी और जयराम विप्लव जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय कौशिक, आपसे समझना चाहेंगे जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि संविधान को बचाने के लिए सब एकजुट हुए हैं, दरअसल ऐसा लगता है कि सत्ता पाने के लिए और बीजेपी की सरकार को बाहर करने के लिए एकजुट हुए हैं, क्योंकि सवाल यही उठाया जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं की सुध तो जरूर लेते ममता बनर्जी के खिलाफ जो लड़ते हुए जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं, वहां संविधान बचाना नहीं दिख रहा है। लेकिन भाई ये बीजेपी सरकार द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, जैसे मोदी जी फैलाते रहेंगे उनकी सरकार को गिराने के लिए कि भी अगले चुनाव में ना आए सरकार, एकजुट हो रहेंगे। जो सत्ताधारी दल है, जो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर रहा है, तो मोदी जी ये सब क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि अभी वो अपने दम पर सक्षम है सरकार में आने के लिए दोबारा से, और उन्हें क्षेत्रीय दलों की जरूरत क्या पड़ रही है? सही मायने में तो बीजेपी की हवा खराब है, जब से कर्नाटक हारी है, हिमाचल हारे हैं, मोदी जी डरे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से बहस है, क्योंकि जो हमारी नई नीतियां कांग्रेस की बनी है, जिसके चलते हमने नहीं किया कि देश करोड़ मरों की स्थिति है, देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, विदेशी कर्ज में नंबर 1 हो गया है भारत, बेरोजगारी की हालत आप देख ही रहे हैं, नंबर 1 पर है देश बेरोजगारी में, लूट में नंबर 1 बन गया है भारत। तो इस कुशासन से छुटकारा पाने के लिए, देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सामने करो या मरो की स्थिति है। इसलिए जब नीतीश जी हमारे सामने प्रस्ताव लेकर आए कि कुछ क्षेत्रीय तक देश में हमारा समर्थन करना चाहते हैं, हमने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, अगर 2014 में भाजपा क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है तो क्या आज कांग्रेस को राइट नहीं है? पहली बात। दूसरी बात कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा यह है, हमने पहले भी स्पष्ट कहा था कि जिनको माननीय राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व स्वीकार है, उन क्षेत्रीय दलों का स्वागत है कांग्रेस में, जो हमारी छतरी के नीचे आना चाहते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी की मत कर विपक्षी एकता को ध्वस्त करना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी हम समय के साथ बेनकाब करेंगे। लेकिन जो भी विपक्षियों की जो गठजोड़ आपको भविष्य में दिखाई देगा, वो निश्चित तौर पर देश को बचाने के लिए। विजय जी, लेकिन सवाल जो था, सवाल दरअसल विजय जी ये था, विजय जी सवाल दरअसल ये था कि क्या कार्यकर्ताओं की मौत पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई दे रही है? मौत के कार्यकर्ताओं की मौत के सामने जो है, जो राजनीतिक गठजोड़ है, वो ज़्यादा, जिसको अवसरवादी कहा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि सुविधा का गठजोड़ है, वहाँ पर आप लड़ रहे हैं। सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस के लोग जो है ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं, और यहाँ आकर आप विपक्षी एकता में शामिल हैं, तो ये किस तरह से गठजोड़ है? ममता दीदी से बात की थी, पार्टी के नेताओं ने बात की थी, उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसमें भाजपा के लोगों का हाथ है और इसमें सरकार जांच करा रही है, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। वाह, ये यानी आप ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ममता बनर्जी की है,
आपके ही नेता वहां पर जो है वो लड़ते हुए अधीर रंजन चौधरी नजर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों का हाथ है। कम से कम अपने नेताओं की सुनते। नहीं, देखिए मैंने क्या कहा कि सरकार द्वारा हमें ममता दीदी द्वारा ये बताया गया और निश्चित तौर पर हम अपने कार्यकर्ताओं की भी सुन रहे हैं, सारे जो घटनाएं हुई हैं उनकी समीक्षा भी करा रहे हैं। और एक चीज और बता रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है अभी मोदी जी को जो पेट में दर्द हो रहा है, मोदी जी को शांत बैठ जाना चाहिए। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि भाई हम किसने गठबंधन करें किसने नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि दहशत में ही भाजपा सरकार अपनी बोझ से डूब जाए। चलिए इसका जवाब ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि दहशत में है भाजपा की सरकार, अपने बोझ से दब जाएगी। जयराम विप्लव इसका जवाब देंगे। जयराम विप्लव जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी बड़े डरे हुए हैं इनकी विपक्षी एकता से, क्या कहेंगे आप? देखिए, दहशत की सियासत तो पटना में भी दिखी थी और बेंगलुरु में दिख रही है। ये दहशत है भ्रष्टाचारियों के अंदर। ये लोकतंत्र बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं या अपना अपना गर्दन बचाने के लिए, अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने कुंबे को बचाने के लिए और अपने नेताओं को जेल जाने से बचाने के लिए स्पष्ट दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी एक मामले में सजा याफ्ता है, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है, दोनों बेल पर चल रहे हैं। सोनिया गांधी जी 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के घोटाले में बेल पर चल रही हैं। अब ममता बनर्जी के भतीजे स्कैम में फंसे हुए हैं। ममता बनर्जी के कई मंत्री जेल में हैं। केजरीवाल सरकार के उप मुख्यमंत्री जेल में है, बेल को महीनों से तरस रहे हैं और लंबी स्टालिन के मंत्रियों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जनता का पैसा खाया है, उनको मालूम है जब तक देश का चौकीदार है तब तक हम करप्शन नहीं कर सकते और करप्शन करके बच के भी नहीं भाग सकते। इसलिए ये चौकीदार को हटाने के लिए इनका षड्यंत्र है। लेकिन देश के 140 करोड़ जनता और उनका आशीर्वाद मोदी जी के साथ खड़ा है और इस जनता के मिजाज को जो नेता जो दल अच्छे से समझ रहे हैं वो मोदी जी के साथ खड़े होना चाह रहे हैं, वो मोदी जी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और जिनको इन जमीनी सच्चाइयों से जो रूबरू नहीं है वो जरूर खुशफहमी में जी रहे हैं। दूसरी बात मैंने आपकी रिपोर्ट में देखी कि बिहार में दावा हो रहा है कि महागठबंधन की नींव हमने रखी, हमने एक मॉडल दिया। अरे ये पोस्ट पोल अलायंस करके आपने वो मॉडल दिया है, लेकिन जितने भी बिहार में उपचुनाव हुए 7 दलों का गठबंधन भाजपा के आगे धराशायी हो गया क्योंकि जनता के जनादेश से धोखा हुआ है और जनता इनके 8-9 महीने का शासन जो चल रहा है वो जनता ने देखा कि ये जंगलराज की ओर धकेल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की ओर धकेल रहे हैं, ये धोखा कर रहे हैं। शिक्षकों से किया हुआ था, धोखा कर दिया। डोमिसाइल नीति में उनके साथ धोखा कर दिया। 10 लाख से अधिक रोजगार नौकरियों की बात की थी, उसमें धोखा हो गया और अब तो चुनी हुई सरकार भी ज्यादा दिन नहीं हुए। नहीं, जयराम विप्लव जी आपको लगता है, जयराम विप्लव जी आपको लगता है कि ये जो विपक्षी एकता है और लगातार एक के बाद एक तमाम जो कवायद है उसको किया जा रहा है, इससे कहीं कोई मुश्किल में लगती है बीजेपी या एनडीए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले भी बहुत सारे महागठबंधन देखे। 2019 के चुनाव में भी देश के सबसे बड़े राज्य में ऐसे प्रयोग हुए थे, जनता ने उसको धराशायी कर दिया। आज जनता के बीच में इन दलों का साथ क्या है, क्या विश्वास है, नेतृत्व के प्रति जनता में क्या भावनाएं हैं, ये देश जान रहा है और समझ रहा है। और अभी इन्होंने जो बयान दिया, इन्होंने कहा कि हमारी इस बैठक में भी कुछ लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। यानी अभी इनके भीतर भी अविश्वास का वातावरण बना हुआ है। जिनके साथ एकता करना है उन्हीं के ऊपर इनको शक है, सुबह है कि कौन भाजपा के साथ है और कौन इनकी एकता को खंडित करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब ले लेते हैं विजय कौशिक जी से। जी विजय कौशिक जी, एक तो जिस तरह से जयराम विप्लव जी ने जो सवाल उठाए उसका तो जवाब आप देंगे ही, साथ ही साथ बताइए कि ये जब ये बार बार बीजेपी या जो दूसरे दल हैं ये कह रहे हैं कि अवसरवादी और सुविधा का गठबंधन है, आपको याद होगा यहाँ पर ही हफ्ते 10 दिन पहले या कुछ दिनों पहले, शायद 1 हफ्ते पहले की, इससे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होगा, जब आपने इसी तरह की एक पैनल चर्चा में कहा था कि हम केजरीवाल के साथ नहीं जाएंगे और आज उनके साथ में फिर से बेंगलुरु जाकर हाथ ऊपर खड़ा करके विक्ट्री का साइन दिखाने को तैयार हैं आपके कांग्रेस के नेता। तो आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुन रही है पार्टी, क्या कहेंगे आप? पहली बात। दूसरी बात, भाई केजरीवाल को आमंत्रित करने के पीछे कारण क्या है कि ताकि कल को केजरीवाल ये ना कह सके कि भी कांग्रेस ने अपनी तरफ से क्षेत्रीय दलों को गले नहीं लगाया।
हमें मालूम है कई दल अभी भी ऐसे हैं जो भागेंगे निश्चित तौर पर, और इसके उदाहरण एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, लेकिन उन्हें एक्सपोज करना अभी ठीक नहीं होगा। समय के साथ वो सब एक्सपोज हो जाएंगे। मैं केवल ये कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमारे लिए इस देश के लिए करो या मरो की स्थिति है, उसके लिए हम देश के लिए लड़ाई लड़ने से बिल्कुल नहीं हटेंगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये जो गठबंधन कांग्रेस का बनने जा रहा है, इसको भाजपा गठबंधन कहती है, तो भाजपा का गठबंधन क्या है? जेजेपी, जिसके ऊपर शराब तस्करी का आरोप लगा, ऐसे इनकी कई क्षेत्रीय दलों पर, चाहे मान लीजिए पंजाब का मामला था, जिन क्षेत्रीय दलों के साथ इनका समझौता था, उन्होंने पंजाब को जो है नशे में डुबो दिया। तो ये जो है हमें आईना ना दिखाएं, क्योंकि आईना खुद इनके लिए तैयार है। आज जिन क्षेत्रीय दलों के साथ ये गठबंधन कर रहे हैं, मान लीजिए एकनाथ शिंदे है, अजीत पवार है, वो क्या है? सब सीबीआई और ईडी के मारे हुए हैं। और आज भाजपा के साथ केजरीवाल वाली जो बात आपने कही विजय जी, जो बात आपने केजरीवाल वाली बात कही, उसको क्या इस तरह से समझा जाए कि मजबूरी में एक गठबंधन हुआ है केजरीवाल के साथ में, ताकि कल को आप लोगों के ऊपर आरोप न लगाए जा सके, तो एक अवसर दे रहे हैं और आपको उम्मीद है कि वो आपके साथ अंततोगत्वा अंत में वो आपके साथ नहीं रहेंगे, निकल कर चले जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो सत्य की लड़ाई है उसमें झूठे लोग नहीं रह सकते, ये आप याद रखिए मेरी बात। और कई बार सत्य की लड़ाई में हमें कई बार ये दिखाना पड़ता है कि भाई हमारी तरफ से दरवाजे बंद नहीं है, हमारी तरफ से दरवाजे खुले हैं। अगर कोई इन दरवाजों में आकर भाजपा की बी टीम बनने का काम करे तो वो लोग अपने आप भाग जाएंगे जब हमारा गठजोड़ जिन दलों से होगा। तो अभी कोई भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है किस दल से हमारा गठबंधन होने जा रहा है। ठीक है, आपका जवाब मिल गया विजय कौशिक जी। यहाँ पर मैं इससे पहले आयशा के पास जाना चाहता था, लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं विनोद मिश्रा जी के लेकर उसके बाद आयशा खानम के पास जाऊंगा अपडेट्स के लिए। विनोद जी, आपने सुना कि किस तरह से विजय जी कह रहे हैं कि सत्ता की लड़ाई में झूठे लोग एक्सपोज हो जाएंगे, तो ये किस तरह का गठबंधन आप देख पा रहे हैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, कि किस तरह से पार्टी का जो नेतृत्व है वो उनको लेकर आ रहा है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो ही चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो पंजाब में आम आदमी पार्टी हो, किस तरह से जो ये एक बेमेल सा गठबंधन कहीं ना कहीं शामिल दिखता हुआ नजर आ रहा है। निखिल, मैं ये आप विजय जी का जवाब तो हम इसके बाद भी देख लेंगे। आपके पास अगर आयशा जी जुड़ गई हैं तो पहले उनका ले लीजिए। नहीं, आप अपनी बात बता दें, उसके बाद आयशा जी को जोड़ लेंगे। नहीं, सुनिए, मैं इसलिए कह रहा था कि विजय जी आपके ही इस मंच पे, आपके ही इस डिस्कशन में कई बार अपनी बात बदल चुके हैं। जब वो केजरीवाल के बारे में जब इतनी बात पिछले ही डिस्कशन में कह चुके थे, आज वो दूसरी बात कह रहे हैं। तो ये बात तो विजय जी का जवाब मैं दे दूंगा। पहले आप आयशा जी का जो डेवलपमेंट है मैं अपने पैनल से जानना चाहूंगा कि क्या आयशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है? जी, आयशा आपके पास आना चाह रहे थे, ये समझना चाह रहे थे कि वहां का जो अपडेट्स है वो बताइए, क्योंकि ये बात शुरू में ही उठी इस डिस्कशन में कि क्या बदलाव नजर आ रहा है पटना में और बेंगलुरु में, किस तरह से अंतर नजर आ रहा है, और क्या कुछ किस तरह की गलबहियां देखी जा रही हैं जो तमाम राजनीतिक दल वहां जुटे हुए हैं बीजेपी और एनडीए के विरोध में। जी देखिए निखिल, ये जो विपक्ष की एकता है, इनके इरादों में तो शायद कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पर एक विशाल मंच सजा है बेंगलोर में, और कुछ समय पहले कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई और यहाँ पर सिद्धरामैया की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उस वक्त भी एक बड़ा मंच सजा था, और उसके बाद आपस में इन नेताओं के बीच में कोई संपर्क नहीं रहा। लेकिन अब एक बार फिर यह मंच सजा हुआ है, और ये बैठक जो हो रही है, पहली बैठक है जब शरद पवार की जो एनसीपी है उसके टूटने के बाद ये बैठक बेंगलोर में हो रही है। तो ये साफ दिखता है कि कैसे एक वरिष्ठ नेता शरद पवार, जो इस गठबंधन के अहम खिलाड़ी हैं, इस गठबंधन में वो एक सबसे कद्दावर नेता है, लेकिन अब उनकी पार्टी के टूटने के बाद जाहिर सी बात है कुछ हद तक शरद पवार का जो पोजीशन रहेगा इस पूरी बार्गेनिंग में, इस पूरी नेगोशिएशंस में, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग उन पर भी सवाल उठा सकते हैं। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि जनता दल जो पहले कांग्रेस के साथ होने की बात करती रही और चुनाव के दौरान जेडीएस सेक्युलर पार्टी होने के नाते जेडीएस के साथ होने की
बात कर रही थी। चुनाव के दौरान भी जेडीएस और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक साथ चुनाव भी लड़े थे, लेकिन अब जेडीएस ये कह रहा है कि वो एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार है। तो धीरे धीरे एक एक करके जो पार्टियां हैं वो एनडीए की इस जो पूरी यूनिटी है, ये जो मंच है उससे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और खास बात यह कि दक्षिण में हो रही है ये बैठक, ऑपोजिशन यूनिटी की दक्षिण में बैठक होने का मतलब यह है कि ये पार्टियां चाहेंगी कि दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय पार्टी हैं, रीजनल पार्टीज हैं, और इस बैठक में भी 26 पार्टियों के अलावा कई और छोटी रीजनल पार्टीज हैं जो तमिलनाडु में, केरल से उन्हें भी बुलाया गया है, लेकिन इन पार्टियों का तमिलनाडु में भी ज्यादा अस्तित्व नहीं है। तो नंबर दिखाया जा रहा है, संख्या बड़ी दिखाई जा रही है, लेकिन ये संख्या दिखाने से क्या ये जो यूनिटी की बात कही जा रही है, जो एजेंडा रखा था, देखिए आज भी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना एजेंडा नहीं बताया। उन्होंने कहा कि एजेंडा हम आप नहीं बताएंगे, लेकिन ये जरूरी है कि जिस तरह से राहुल गांधी के लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, और कैसे डेमोक्रेसी पर वार हो रहा है ये मुद्दा रहेगा। तो उन्होंने किसी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की, और बार बार पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपकी 26 पार्टियों का इतना बड़ा गठबंधन है, लेकिन आपका नेता कौन है? लेकिन वेणुगोपाल के पास इसका जवाब नहीं था। 2 बार 3 बार यही सवाल पूछा गया, लेकिन पार्टी, इस गठबंधन का नेता कौन है, इसका जवाब अभी भी इस गठबंधन के पास नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है, और हो सकता है अब इस दौरान इन बातों पर चर्चा होगी। और ये भी दिलचस्प है कि ये जो यूपीए अलायंस था पहले, अब इस अलायंस को एक नया नाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल, इसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। की बात जो हम कह रहे हैं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल की बात जो कहते हैं, शायद वही निकल कर यहाँ पर सामने आने वाला है, जो कल शाम को 5 बजे के बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी और तमाम नेता जो है मीडिया के सामने आएंगे। जी बिल्कुल। विनोद जी, हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे प्रोड्यूसर लगातार कह रहे हैं कि अब जो है ख़त्म कर दीजिए चर्चा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बहुत जल्दी से, क्योंकि जो आयशा ने इनपुट दिया है कि ना नेता का चुनाव हो पा रहा है ना एजेंडा तय हो पा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ऐसा का ही जो उन्होंने जो इनपुट दिया है कि इतना वैलिड इनपुट है, जो अभी का आप ये समय कह सकते हैं कि अभी 3 बजे 3:30 बजे होंगे, तो जो डेवलपमेंट है उसकी बात उन्होंने सब बताई है। लेकिन बैकग्राउंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो उन्होंने बताई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये बात एजेंडा के लिए पूछा गया और नई पार्टी के लिए पूछा गया था, तो आपको याद होगा कि पटना में आरजेडी और जेडीयू की तरफ से एक नाम उछल के आया था, पीडीए का, पीपुल डेमोक्रेटिक अलायंस का। तो वो एक तरह से था कि कुछ पार्टियां जो है वो यूपीए से पल्ला झाड़ना चाहती है, कि उसको ये लगता है कि यूपीए जो है काफ़ी बदनाम हुई है अपने दौर में करप्शन को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। तो वो अगर इस नाम से पार्टी लोगों के बीच में जाए तो शायद उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शायद कांग्रेस इस बात के लिए अभी शायद तैयार हो या ना हो, लेकिन वो पीडीए को पसंद तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। इसलिए अभी का आज की जो पार्टी है, आज का जो गठबंधन है, चूँकि कांग्रेस के नेतृत्व में सोनिया गांधी ने उनको बुलाया है, अभी वो कन्वेनर भी है, अध्यक्ष भी हैं यूपीए का, तो जाहिर सी बात है कि ये एक आपको एक मैच्योर मंच दिखता है जो पट्टा में आपको नहीं दिखा। तो इस मंच से आपके कई फैसले आ सकते हैं, ऐसा हमसे बेहतर बताएंगे। तो बाकी चीज़ें जो सामने में दिख रहा है वो दिख रहा है कि सबके पास, इनके पास में ना कोई अभी एजेंडा है ना कोई नेतृत्व है। ये कल की तक में, आज के डिनर के बाद हो सकता है कि किसी बात पे ये सहमति हो जाए, सीट शेयरिंग के लिए सहमति हो जाए। अगर ऐसी चीज़ें निकल के आती है तो आपको मानना पड़ेगा कि लोकसभा के ये सत्र जो है मानसून सत्र से पहले शायद विपक्ष एक नए फेस के रूप में इस संसद सत्र से पहले सामने में दिखेगा। जी निश्चित तौर पर बहुत सारी, अभी भी बहुत सारे जो प्रश्न हैं और उनके जवाब जो है वो मिलने हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि जब ये पूरी बैठक हो जाएगी उसमें तमाम सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, क्योंकि बहुत बार ये देखने में आ रहा है कि जो इसमें बहुत सारे दल जुड़े हुए हैं उनके अपने अपने एजेंडे हैं, उनकी अपनी अपनी सियासत है, कैसे सबको एक साथ जोड़ कर ले चलना है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। फिलहाल आप सभी का, विजय जी आपका, जयराम जी आपका, आयशा आपका और विनोद जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने। थैंक यू। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा की, जो थमने का नाम नहीं ले रही है, कार्यकर्ताओं की मौत पर लेकिन सियासी चुप्पी है। ये आखिर कौन सी सियासत कर रही हैं पार्टियां? बात कांग्रेस और सीपीएम की हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी नहीं थम रहा है हिंसा का दौर। 2 और कार्यकर्ताओं की मौत के साथ ही लोगों में भय का माहौल बरकरार है।
मालदा जिले के बामनगोला इलाके में भाजपा कार्यकर्ता बुरान मुर्मू का शव लटका हुआ मिला। उनके शरीर पर कई चोटें थी। बीजेपी ने उनके हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं मुर्शिदाबाद जिले के हरिपारा इलाके में मतदान के दिन टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर बुरी तरह से पीटे गए माकपा कार्यकर्ता रिंटू शेख ने कल इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। हैरानी की बात है कि राजनीतिक मजबूरियां इस कदर हावी हैं कि कांग्रेस और माकपा ने पंचायत चुनाव में हिंसा के दौरान मारे गए अपने कार्यकर्ताओं पर चुप्पी साध ली है। चुनाव हिंसा को लेकर सियासी घमासान के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग पर नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कहा था कि पंचायत चुनाव के नतीजे अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे, यानी कि ये जो नतीजे हैं इनको अंतिम न माना जाए। कोर्ट ने चुनाव के बाद की हिंसा पर भी चिंता जाहिर की थी। कहा, अगर राज्य सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो ये वाकई चिंता की बात है, ये सोचने की बात है। इस बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में एक टीम ने हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया और कांग्रेस और सीपीएम सहित कई विपक्षी दलों की चुप्पी को हैरान करने वाला बताया था। सवाल है कि क्या सुविधा और अवसर की सियासत ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की मौत पर भी इन दलों को चुप्पी साधने के लिए मजबूर कर दिया है? क्या सुविधा और अवसर की सियासत है इसके पीछे? क्या राजनीतिक गठजोड़ के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं की जान की कोई कीमत नहीं है? यह निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। और अमित मालवीय जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हैं। यह अमित मालवीय का ट्वीट है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हैं। क्या राहुल गांधी ममता बनर्जी का सामना करेंगे और हिंसा की निंदा करेंगे या आत्मसमर्पण कर देंगे? राज्य प्रायोजित रक्तपात पर अब तक उनकी चुप्पी से कायरता और बदतर राजनीतिक अवसरवादिता की बू आ रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, आपसे समझना चाहेंगे जो सवाल इस रिपोर्ट के माध्यम से खड़ी की गई और जो अभी आपने देखा बीजेपी भी खड़ा कर रही है कि क्या राजनीतिक अवसरवादिता इतने नीचे स्तर तक आ गई है कि अपनी कार्यकर्ताओं के लिए जो प्राणपण से लगे हुए थे और ये कहा जाए जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए पार्टी के लिए, उनकी भी सुध नहीं लेना चाहती है? बिल्कुल निखिल, मैं बताऊं कि मुर्शिदाबाद, मालदा या नॉर्थ दिनाजपुर जैसे जगह जो है जहां पे अभी भी कांग्रेस का दबदबा है, जहां पे अधीर चौधरी सांसद है, पार्टी की नेता है लोकसभा के अंदर, क्या करेंगे? उनको क्या पूरी तरह से बलिदान कर देंगे राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी? बिना अधीर रंजन चौधरी के क्या बंगाल में किसी तरह का समझौता हो सकता है क्या? अभी भी मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जो स्थिति है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के लोगों को जान जाए या बीजेपी के लोगों का जान जाए या कांग्रेस की, कुल मिला के संख्या तो 55 के आसपास पहुँच गए हैं। और ये जो खतरनाक वायलेंस की, हिंसा की राजनीति है, इसमें सीपीआईएम भी इसका शिकार हुए हैं, कांग्रेस भी इसका शिकार हुए है। मैं खासतौर से सीपीआईएम और कांग्रेस की बात इसीलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इन दोनों का ही नेता कल बेंगलुरु में, आज बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। तो ये लोग किस तरह से अपने जो निचली स्तर के कार्यकर्ता है, जिनका जान अभी भी खतरे में है, ऐसा काफी सारे कांग्रेस का भी लोग है, ऐसे काफी सारे सीपीएम का भी लोग है जो अपना गांव छोड़ के दूसरे जगह पे, जिसको हम सेफ हाउस कह रहे थे, उस सेफ हाउस में शरण लेके अपना दिन गुजारा कर रहे हैं और कब वापस अपने गांव, अपने घर जा पाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसा स्थिति अभी भी बंगाल में बना हुआ है और लोगों की पूरी नजर जो है 20 तारीख को अदालत की तरफ है कि 20 तारीख अदालत क्या बोले, कोई फैसला सुनाए या ना सुनाए। निखिल जी, एक बात समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमने एक चर्चा सुनी है और उसमें कहा गया कि दरअसल ये तो बीजेपी जो दरअसल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं या जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि ये सारी जो हिंसा है ये बीजेपी प्रायोजित थी और ममता बनर्जी की इसमें कोई गलती नहीं थी। क्या मैं जानना चाहता हूं, जो राज्य का नेतृत्व है कांग्रेस का या सीपीएम का, क्या वो भी ऐसा सोचता है या उसके मन में कहीं ना कहीं गुस्सा है इस बात को लेकर के कि उनका नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व ममता के आगे घुटने टेक रहा है?
देखिए, मुझे पता नहीं कांग्रेस की जो प्रवक्ता इस तरह की बातें कहकर गए हैं उनके पास इसका क्या आधार है। अगर बीजेपी इस तरह से पूरे बंगाल में हिंसा की एक साजिश रचकर इतने सारे लोगों को मरवा सकता है तो ये भी तो मानना पड़ेगा फिर कांग्रेस को कि बीजेपी बंगाल में इतना ताकतवर हो गए हैं। जी, पहले तो ये मान ले। जी बिल्कुल। और राज्य की मशीनरी का फेलियर तो तब भी कहा जाएगा। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों का ही जो प्रदेश की नेता है वो इस तरह से दुखी है इस बेंगलुरु या पहले का पटना की मीटिंग के कारण। वो इस तरह से दुखी है कि आगे जाके ये जो ममता बनर्जी खतरनाक बन के पूरे प्रदेश में एक हिंसा का वातावरण तैयार कर दिया। उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी भी इसके साथ दिए हैं। तो ऐसी समय पे जब ये फोटो कल अखबार की फ्रंट पेज में होंगे कि बीच में सोनिया गांधी या राहुल गांधी और एक तरफ सीताराम येचुरी, दूसरे तरफ ममता बनर्जी, तो जो अधीर रंजन चौधरी पिछले 6 बार अपना सीट बचा के वहां पे कांग्रेस का दिया का किसी तरह से दिया बचा के रखे हैं, जो सीपीआईएम के लोग, जो मोहम्मद सलीम किसी तरह से सीपीआईएम को वहां पे बचा के रखे हैं, तो इन लोगों का अपने लोगों जो निचले स्तर के लोगों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे और क्या सफाई देंगे। ये तो जितना भी कांग्रेस की तरफ से यह बताया जाए, पहले तो कांग्रेस मान ले कि बीजेपी इतना शक्तिशाली हो चुके हैं, और दूसरी बात वो एक बार पूछ के देखे अपने ही कार्यकर्ता को बंगाल में कि वो कितने खुश है और कितना दुखी है कल की बैठक के लिए। जी एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि हिंसा लगातार हो रही है, कल भी 2 लोगों की मौत की बात सामने आई है, तो हिंसा को रोकने के लिए क्या कम से कम अब राज्य की मशीनरी, राज्य की सरकार सक्रिय हुई है किसी भी तरह से, और जो बीजेपी है या जो अन्य पार्टियां हैं, कम से कम वो इसको लेकर के, इन मामलों को लेकर के राज्य के सरकार के सामने कोई प्रतिनिधिमंडल या अदालत के सामने कोई रुख किसी भी तरह से उनका भी कोई रिएक्शन है इस पर? पहले तो ये बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी की किया हुआ जो जांचिका है उसी के ऊपर 20 तारीख जो फुटेज भी उन्होंने जमा किया है, कई हजार फुटेज जमा किया है, जिसका जांच जारी है और उसके ऊपर 20 तारीख को सुनवाई है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से जो टीम भेजा गया वो शायद आज आखिरी दिन है, वो वहाँ पे जो सब लोगों से बात करके वापस आके पार्टी प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट जमा करेंगे। और बीजेपी की तरफ से जगह जगह पर थाने के सामने, डीएम ऑफिस के सामने जो धरना देने की काम है और अपने जो कार्यकर्ता है उनको बचाने की काम, सेफ हाउस में लाके रखने की काम, ये सब जारी है। लेकिन सवाल यह है कि आप प्रशासन की बात कह रहे थे, अभी भी अब क्या जरूरत है? ममता बनर्जी अब बेंगलुरु चले गए हैं, उनकी जो स्पेशल फ्लाइट है वो लेकर। अब चीफ मिनिस्टर नहीं है तो काम भी करने का नहीं है किसी को, तो इसीलिए कोई भी जो भी आशा हम कर रहे हैं, जो भी आशा दिल्ली में बैठ के लोग कर रहे हैं कि ये हिंसा को कम करने के लिए, काबू पे लाने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाया जाएगा, कुछ नहीं है। चीफ मिनिस्टर गए तो काम बंद। निखिल जी निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं परेशान करने वाला है, चिंता बढ़ाने वाला है कि कम से कम जो राज्य के लोग हैं उनकी जान की चिंता सरकार को करनी चाहिए, लेकिन वो शायद नहीं हो पा रही है। ये दुखद है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी पश्चिम बंगाल की राजनीति के विषय में जानकारी दे रहे थे। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में किस तरह से टेरर फंडिंग पर और हाइब्रिड आतंकवादियों के ऊपर अब लगाम कसी जा रही है। एनआईए के रडार पर किस तरह से हाइब्रिड आतंकी हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में टेरर कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने वाले 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन कर्मचारियों पर आईएसआई और आतंकियों के लिए काम करने, घाटी में दहशत फैलाने की साजिश रचने वालों को पनाह देने और फंडिंग करने समेत कई गंभीर आरोप हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ फहीम असलम, राजस्व विभाग के अधिकारी मुरावत हुसैन मीर और पुलिस कांस्टेबल अरशीद अहमद थोकर को बर्खास्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक तीनों लंबे अरसे से आईएसआई और पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकियों की पूरी मदद कर रहे थे और इसकी गंभीर जांच की गई, बारीकी से जांच की गई। इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। साथ ही इससे जुड़े दूसरे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। कश्मीर में धारा 370 हटने के साथ ही आतंकवाद की जड़ें भी हिल गईं। तब से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर
बेचैन है और तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने ठान लिया है कि सीमा पार से चल रही टेरर फैक्ट्री की जड़ें अब कश्मीर में पूरी तरह से काट दी जाएंगी। तो निश्चित तौर पर जो पाकिस्तानी हैंडलर हैं वो परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शांति की तरफ विकास के एक रास्ते पर चला है जम्मू कश्मीर, और इसको लेकर के दिक्कत जो है वो पाकिस्तानी हैंडलरों को है। और यही वजह है कि अब हाइब्रिड आतंकी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हाइब्रिड आतंकी का मतलब वो हुआ कि वो नागरिकों के साथ में रहें, उनके साथ घुल मिल कर रहें, सामने एक्सपोज ना हो, लेकिन एक स्लीपर सेल की तरह कहीं ना कहीं काम करते रहें और आतंकियों के जो आका हैं उनके इशारे पर आतंकियों को मदद करना, उनकी फंडिंग करना, या फिर छोटे मोटे हथियारों के साथ कई बार हमलों में भी गुपचुप तरीके से शामिल होना, यानी अपने आप को नागरिकों के बीच में छुपा कर रखना, लेकिन काम अपने आकाओं का पूरी तरह से करना। ये हुए हाइब्रिड आतंकी, और इन हाइब्रिड आतंकियों पर अब एनआईए ने नकेल कसी है और ऐसे 3 लोगों को जो सरकारी नौकरी में थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। हमारी संवाददाता रमा त्यागी और ज्यादा जानकारी के साथ इस विषय पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीनगर से। कितनी बड़ी खबर कश्मीर घाटी के लिए, और कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है रमा कि जो जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर की जो एक पॉलिसी है उसके आड़े में कोई भी आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। रमा, आप हमें सुन पा रही हैं? रमा, आप हमें सुन पा रही हैं? मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा। निखिल अपना सवाल दोहराएं। जी रमा, आप दरअसल में सवाल दोहराएं। जी रमा, ये समझना चाहते हैं कि घाटी के लिए कितनी बड़ी खबर, और जिस तरह से ये हाइब्रिड आतंकियों को पर एक नकेल कसने की कोशिश की है। संदेश साफ है कि जो पाकिस्तानी हैंडलर हो या आतंकी हो, उनके लिए भी ये संदेश है कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर जो है, जो सरकार की नीति है, उसको जो एजेंसियां हैं उसका पूरी सख्ती से पालन करा रही हैं और सरकार भी उनके साथ है। बिल्कुल एक बेहद कड़ा और बेहद सशक्त संदेश है सरकार की तरफ से। जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है, उसका ये एक बड़ा उदाहरण है। ऐसे केसेस में अगर हम बात करें, आज जो 3 लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक देखें, अगर पिछले कुछ हम उठाकर देखते हैं, पिछले दिनों के जो केसेस है उनको उठाकर देखते हैं, तो 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके तहत इस तरह की कार्रवाई की गई है, जो कि देश में रहते हुए, शासन में रहते हुए शासन विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। और इन लोगों के खिलाफ 311 2C के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो कि राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि बिना सुनवाई के अगर देश विरोधी कार्रवाई में कोई भी लोग, कोई भी अधिकारी अगर संलिप्त पाए जाते हैं सबूतों के आधार पर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। बेहद कड़ी कार्रवाई इनके पीछे इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। और बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है निखिल, आप देखिए तीनों ही कितने अहम ओहदे पर थे। एक कश्मीर यूनिवर्सिटी में पीआरओ हैं, एक जो है जो सुरक्षा बलों में, जिसमें कश्मीर पुलिस के अंदर कांस्टेबल है, बेहद अहम ये भी पद हो जाता है। इसके अलावा एक रेवेन्यू ऑफिसर में है और रेवेन्यू ऑफिस में है। तीनों ही जो अधिकार है वो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद संवेदनशील है। और इन पदों पर रहते हुए जो आतंकवादी हैं उन्हें किसी ना किसी तरह से सहायता पहुंचाना, आतंकवाद के प्रति जो सोच है उसका प्रोपेगेंडा जो है चारों तरफ करना, देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको जो है किसी ना किसी तरीके से, जिसे कहते हैं एक तरह से सेंध लगाना, जो एक शासन प्रशासन की प्रक्रिया चल रही है उसको बाधित करना, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है, बेहद संवेदनशील हो जाता है। और इस तरह की कार्रवाई ये दिखाती है कि सरकार हर तरह से तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो घुसपैठ की कार्रवाई, आज ही देखिए पुंछ में घुसपैठ की कार्रवाई को जो है रोका गया है। इसके अलावा हंदवाड़ा में 2 आईईडी को जो है निष्क्रिय किया गया है। और जो इंटेलिजेंस है वो भी उसके साथ भी सामंजस्य है कि इस तरह के लोगों का भी पता लगाया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति
किसी भी तरह से छिपे रूप में अगर इस तरह की कार्रवाइयों में आतंकवादियों का किसी भी तरह से समर्थन देने में संलिप्त रहता है तो उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो कि लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर अब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रमा, एक बात बहुत संक्षेप में, एक प्रश्न का जवाब आपसे चाहेंगे। घटनाएं पहले आए दिन सामने आती थी, उनमें वो बिल्कुल बंद हो गई हैं। जो आतंकवाद है उस पर जो है एक कड़ा शिकंजा कसा गया है। और अब जी रमा, एक बात का जवाब आपसे चाहेंगे कि जब से एक तरह से घाटी में 370 हट्टे के बाद से जम्मू कश्मीर में घाटी में जो अमन चैन आया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत दिक्कत हुई है और यही वजह है कि ये हाइब्रिड आतंकवाद या नित नए तरीके से इसको वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखती हैं, क्योंकि इस तरह के जो एक मोडस ऑपरेंडी थी वो पहले नहीं देखी गई थी। बिल्कुल, देखिए जो ये कोशिशें हैं इन्हें एक नाकाम कोशिश कहा जा सकता है, क्योंकि जब वो कोशिश करता है तो अगले ही पल उस पर लगाम लगा दी जाती है, उसको पकड़ लिया जाता है। और जो सवाल आपने किया है उसके लिए पिछले परिप्रेक्ष्य में जाना बेहद जरूरी होगा कि किस तरह से यहाँ पर पूरा काम होता था। पाकिस्तान किस तरह से अपने नापाक इरादों को यहाँ पर, अपने मंसूबों को यहाँ पर अमली जामा पहनाता था। घुसपैठ की बात हो, चाहे यहाँ पर जो युवा है उनको भड़काने की बात हो, उनमें एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात हो, अलगाववादी हो या टेरर फंडिंग, जिस पर सरकार ने बड़ी मजबूती से नकेल कसी है और लगातार वो कसी जा रही है। वो सभी जो एक तरह से जो काम करने के तरीके थे उनको निष्क्रिय किया गया, तो इससे जो बौखलाहट है वो बहुत बढ़ गई। और उसी के तहत कुछ ऐसे लोगों को जो पहले तैयार किए गए थे, क्योंकि आप देखिए जो इनकी नियुक्ति थी, अगर असलम मीर की हम बात करते हैं 2008 में उसकी नियुक्ति हुई थी, टेम्परेरी बेसिस पे हुई थी और उसके बाद उनको परमानेंट कर दिया गया था। उसके बाद से ही उनके खिलाफ जब ये पता लगा और तमाम सबूत जुटाए गए, चाहे उनके सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर उनके जिस तरह से भड़काऊ बयान हो, स्टेटमेंट्स हो, और यूनिवर्सिटी में रहते हुए आप देखिए छात्रों का भविष्य वहां पर बनता है और वहां पर इस तरह के व्यक्ति का पीआरओ के तौर पर काम करना और जिस तरह से उनकी प्रणाली थी उस पर जिस तरह से लगाम लगाई गई है, तो अपने आप में जो इंटेलिजेंस है, तमाम जो एजेंसियां हैं यहाँ पर वो पूरी तरह से सशक्त है और सरकार का एक करारा जवाब है कि यहाँ की शांति को, यहाँ के पीस को, बिल्कुल ये सरकार का करारा जवाब है। किसी भी कीमत पर यहाँ पर उसे जो है उसके जो ट्रैक को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की जो भी कोशिश करेगा उसे बिल्कुल उस पर शिकंजा जो है वो लगातार कसा जाएगा। जी बिल्कुल, भारतीय एजेंसियों ने ठान लिया है कि अब ये जो टेरर सीमा पार से जो टेरर की फैक्ट्री की जड़ें हैं अब कश्मीर में काट दी जाएंगी, उनको आगे पनपने नहीं दिया जाएगा और अमन चैन का जो माहौल है उसको बरकरार रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए रमा त्यागी। तो इस वक्त इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।